आप पर हमेशा आरोप लगता रहा है, जो आप टीवी चैनल डिबेट में जो है आप अपनी संस्था की बात कम, राजनीति की बात ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो खैर वो लोग आरोप लगाते हैं जिनके पेट में दर्द होता है। असल में क्या हुआ कि पहले टीवी चैनलों पर ज़्यादातर उस टाइप के मौलाना वगैरह जाते थे जो धार्मिक मुद्दों पर खूब आपस में डिबेट करते थे। मैंने उस पूरे डिबेट को मोड़ने की कोशिश की और मैंने धर्म से उसको जाति पर लाया। मोदी जी का सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है, कौन सा काम है? नहीं, मोदी जी का अच्छा काम मैं बताऊं नहीं बताऊं, कांग्रेस का सबसे अच्छा काम अगर पूछेगा तो मोदी और अमित शाह को लाना, ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस चाहती तो ना अमित शाह पैदा होते, ना मोदी पैदा होते, ना कोई नेता पैदा होता, एक भी पैदा होता, सब जेल में होता। आधा कोई चीज़ चलने लगे चैनलों में, एक पहचान बताता हूँ, व्यूवर भी हमारे समझेंगे। जो न्यूज़ ज़्यादा चले समझ जाइए वो प्रायोजित है। ये एक चिन्ह बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो टीवी की दुनिया का आदमी हूँ, मुझे तजर्बा है ना। जो न्यूज़ ज़्यादा चले, ब्रेकिंग, टूटे फूटे, उलझे फुलझे, सुबह शाम दोपहर प्राइम टाइम, समझ जाइए प्रायोजित है। क्योंकि आप बता रहे हैं प्रायोजित था और मंत्री जी फरार और तमाम भाजपा नेता का कोई बयान नहीं आ रहा और टीवी पर चलना शुरू। जंगल राज पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सब आ गया उसी दिन, जितना पार्ट आना था। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मीना वेंकटेश में एक शादी समारोह में हूँ। इस वक्त ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे सामने है, हाफिज़ गुलाम सरवर साहब से बात करना चाह रहा हूँ। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। शुक्रिया। आपकी संस्था यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा राजनीतिक है या गैर राजनीतिक या सामाजिक संगठन? नहीं, ये सामाजिक संगठन है 100% और राजनीति से इसका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन चूँकि भारत में जितने भी लोग हों वो किसी संगठन से जुड़े हों ना हों, जब चुनाव का समय होता है, लोकतंत्र का महापर्व, तो सभी लोग उसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं। उसी में जो लोग सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, समाज के बीच हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय में वो लोग भी आते हैं, किसी न किसी दल का समर्थन करते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा संगठन का उद्देश्य क्या? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ। दरअसल इस संगठन के निर्माण का उद्देश्य ये था कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 341 है, जिसमें SC कोटे को रिजर्वेशन मिलता है, दरअसल ये रिजर्वेशन धर्म के नाम पर नहीं मिलता। हमारे संविधान में रिजर्वेशन जो है वो पेशे की बुनियाद पर मिलता है। तो पेशेवर कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब हो सकता है। कुछ पेशे ऐसे हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे धोबी है तो धोबी हिंदू भी है, मुस्लिम भी पाया जाता है, नाई है हिंदू भी पाया जाता है, मुस्लिम भी पाया जाता है। इस तरह के कई ऐसे पेशे हैं जिसमें कॉमन है। लेकिन 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था, मजहबी कैद। तो उस पाबंदी के खिलाफ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा वजूद में आया। इसका कहना है कि ये पाबंदी गैर आईनी है। आर्टिकल 15, 16, 17, 14 इस सब के खिलाफ है, वायलेशन है इसका। क्योंकि आर्टिकल 14 जब कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो फिर आप कैसे अलग अलग कर दे रहे हैं जब सारे सेक्शंस बने हुए हैं सोशल, और आपने कह दिया संविधान की नज़र में सब बराबर है। तो फिर धर्म के नाम पर एक ख़ास कम्युनिटी को आप आरक्षण के लाभ से बाहर कैसे कर दीजिएगा? और दूसरे धर्म के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया क्या? यदि आप इधर जाएं तो आपका आरक्षण छीन लेंगे। मान लीजिए एक डोम बिरादरी से कोई ताल्लुक़ रखता है, या नाई बिरादरी से रखता है, या कलवार है, या कहार है, या किस तरह की जो भी बिरादरियाँ, तो स्वतंत्रता तो है। आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता है। मेरी इच्छा, मैं हिंदू रहूँ, मुस्लिम रहूँ, सिख रहूँ, ईसाई रहूँ, जैन रहूँ, पारसी रहूँ, मस्जिद जाऊँ, मंदिर जाऊँ, गुरुद्वारा जाऊँ, मेरी इच्छा है ना। आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले? तो अब इस प्रतिबंध से उधर एक तरफ रोक दिया गया कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर वो गलती से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो जो SC कोटे की फैसिलिटी है वो उनको छीन ली जाएगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपने उनका धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, यानी आपने उनको कैद कर दिया कि तुम्हें इसी धर्म में रहना, खबरदार खबरदार इधर नहीं जा सकते। यही तो हो गया ना। दूसरी तरफ इनको कह दिया आप घर वापसी अगर करेंगे तो आपको वो लाभ मिलेगा, यानी आपने इनडायरेक्टली घर वापसी के लिए प्रलोभन भी दे दिया। ये सब काम नेहरू जी ने पहले ही कर लिया। वो 10 अगस्त 1950 को, फिर 1959 को फिर एक लॉ आया कि अगर आपको ये सारी सुविधाएं चाहिए जो अनुसूचित जाति को मिलती है तो आप घर वापसी कर सकते हैं। एम्स में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, मेहतर थे बिरादरी से, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनको नौकरी छोड़नी पड़ी चूँकि वो SC कोटे से गए थे। उनकी वाइफ भी इस्लाम पे आने वाली थी, डर से जब सुनी कि मेरे पति का तो नौकरी चला गया, वो रुक गई। तो ये तो आर्टिकल 25 का वायलेशन है ना, ये प्रतिबंध। तो इसके खिलाफ लगातार लड़ाई चल रही है।
एक तरफ इससे हमको दरवाज़ा भी खोलना है। आपकी संगठन इस लड़ाई में लड़ रहे, क्या इसका फायदा नजर आ रहा है? अब तो नज़र आ ही नहीं लगे। देखिए, लड़ाई सड़क पे शुरू हुई सबसे पहले यहाँ जब लड़ाई हुई सन 2000 में, जब आरजेडी की सरकार थी तो विधानसभा से वाज़ाफ्ता जो है पास किया गया इसको, और केंद्र को भेजा गया अनुशंसा करके कि भाई ये प्रतिबंध गलत है, हटाया जाए। 2005 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित करवाया गया। बंगाल में जो है प्रस्ताव आया था, बहस हुआ, लेकिन इत्तेफाक से सहमति नहीं बनी। लेकिन बहस हो जाना भी एक मायने रखता है। लोकसभा में रामविलास, स्वर्गीय हो गए रामविलास पासवान, उन्होंने इस इशू पे वाज़ाफ्ता मतदान तक की नौबत आ गई थी। देश में ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा की क्या स्थिति? मैं बता रहा हूँ, तो मतदान तक की नौबत आ गई थी, बाद में फिर नहीं हो पाया, और आज वो है भी नहीं रामविलास पासवान। लेकिन हम लोग 2004 में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, PIL नंबर 180/2004, जो सुप्रीम कोर्ट में 2004 से 2011 तक तो इस पर कोई बहस नहीं हुई थी। 2011 में सरकार को नोटिस हुआ, इशू फ्रेमिंग हुई। कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, जवाब नहीं दे पाई। 2019 में मोदी सरकार ने जवाब दिया, हालांकि जवाब फेवर में मेरे नहीं था, लेकिन कम से कम कार्रवाई तेज हुई। और आपके संज्ञान में दे दूं, जो लोग भी आपके व्यूअर देख रहे हैं, 17 अक्टूबर से कंटिन्यू इस पर सुनवाई होगी, डे टू डे। इसके लिए बाद क्या सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों ने लगातार सुप्रीम कोर्ट का घेराव, संसद का घेराव, कोई काम ऐसा जो है हम लोगों ने छोड़ा नहीं। दिल्ली में लगातार लगे रहे। अभी पिछले दिनों भी आपकी पार्टी को किस किस क्षेत्रीय दल का समर्थन मिल रहा? नहीं, पार्टी नहीं, संगठन है। और संगठन को समर्थन क्या, हम लोग चुनाव के समय में अक्सर लोगों से बात करते हैं, भाई ये इशू हमारा इशू लीडर है, कोई लीडर उडर नहीं। इस इशू पर अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपका समर्थन कर देंगे। आपके पार्टी का लीडर कौन है? हमारे संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के संस्थापक भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी डॉक्टर M. एजाज अली हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश मैं स्वयं देखता हूं, पिछले 4-5 साल से पूरी तरह से मैं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी हूं। 24 का इलेक्शन होने वाला है, चुनाव में आपकी पार्टी, आपकी संस्था की क्या भागीदारी होगी, किस मुद्दे पर? देखिए, 24 अभी बहुत दूर है। ये अफसोसनाक पहलू है कि तमाम मीडिया में 2022 से ही 24 शुरू कर दिया गया। अरे अभी 22 है, 23 है, आपको बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारा काम है। पहले ये भी एक जो है ना बहुत बड़ी राजनीति है कि मीडिया ने भी जो है 24 शुरू कर दिया। अरे अभी कहाँ 24 पे लेकर जा रहे हो? अभी पहले जो वायदे किए हो 19 में, उस पर अभी बात करो ना। तो अभी 24 की बात क्यों कर रहे हो? इसलिए मैं 24 की बात नहीं करता हूँ। हम लोग 341 वाले हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का क्या रवैया रहेगा, किस दल का क्या रवैया रहेगा, 24 में कैसे माहौल बनेंगे। अभी तो बहुत कुछ उथल पुथल होना है, बदलाव होना है, गठबंधन बदलने हैं। अभी किसी को अस्थाई नहीं मानिए कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के चेहरे हैं तो केजरीवाल जी, अभी क्या क्या होगा पहले सामने जब नक्शा आएगा तो फिर हम लोग भी तय करेंगे। कांग्रेस में चुनाव होने जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इसको किस रूप में आप देखते हैं? कांग्रेस और भाजपा पर हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। हम लोग शुरू से कांग्रेस भाजपा को एक ही सिक्के का दो पहलू मानते हैं। कांग्रेस में आंतरिक मामला क्या है, बाहरी मामला क्या है, न कांग्रेस को कभी वोट देना न सपोर्ट करना। चूँकि कांग्रेस से उतना ही हमारा विरोध है जितना भाजपा से विरोध है, और हम कभी भी दोनों को दो चश्मे से नहीं देखते हैं, एक ही। क्या आपको लगता है कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बेहतर साबित होंगे? देखिए, इब्तदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता क्या। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं वो पार्टी से ही निकलने के कगार पे खड़े हैं, अशोक गहलोत। कब निष्कासन हो जाए ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन हो सकता है अगर इन लोगों ने डैमेज कंट्रोल कर लिया तो कल पत्ता साफ हो पाएगा। लेकिन ये उन लोगों का मामला, उसमें हम लोग का कोई लेना देना नहीं, ना दल के न। हाल के दिनों में बिहार में बहुत बड़ी घटना हुई। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ में आ गए, भाजपा को छोड़ दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार का ये ऐतिहासिक फैसला था, हमने तब भी बधाई दी थी। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी को बधाई भी देता हूँ। उनके साहस और उनके इस सोच का हम सम्मान करते हैं। बिहार की धरती पर नीतीश कुमार वो नेता है जो चित और पट, यानी जिधर से भी आप खेल खेलना चाहेंगे उसमें वो सक्षम है, सारे खेल जानते हैं। वो कांग्रेस को भी पटक चुके हैं, आरजेडी को भी किसी समय में वो पटक नहीं दे चुके हैं। अब भाजपा जैसे दिग्गज पार्टी को भी उन्होंने चारों खाने चित किया है, तो इसके लिए तो उनको बधाई देना ही है। आने वाले दिनों में क्या वाकई वो नेतृत्व करेंगे देश का, ये अभी सस्पेंस बना हुआ। इसके लिए तमाम दलों को अपने पत्ते खोलने चाहिए ताकि भविष्य का जो बादल मंडरा रहा वो थोड़ा सा छट जाए। लोग पत्ते खोल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन जो विपक्षी एकता होनी चाहिए वैसी अभी दिख नहीं रही है। नीतीश कुमार जी को इस फैसले के लिए फिर बधाई,
और मुझे उम्मीद है कि शायद नीतीश कुमार का नेतृत्व लोग स्वीकार कर लेंगे। अगर लोग स्वीकार कर लेंगे तो 2024 में भी परिणाम अच्छा आएगा। आप पर हमेशा आरोप लगता रहा है, जो आप टीवी चैनल डिबेट में जो है आप अपनी संस्था की बात कम, राजनीति की बात ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो खैर वो लोग आरोप लगाते हैं जिनके पेट में दर्द होता है। असल में क्या हुआ कि पहले टीवी चैनलों पर ज़्यादातर उस टाइप के मौलाना वगैरह जाते थे जो धार्मिक मुद्दों पर खूब आपस में डिबेट करते थे। मैंने उस पूरे डिबेट को मोड़ने की कोशिश की और मैंने धर्म से उसको जाति पर लाया। अब इस्लाम और मुसलमान में जाति बोलने के बाद बहुत सारे लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन मैंने बड़ी बेहतरीन ढंग से तमाम चैनलों पर इस मुद्दे को उठाया है और जो सामाजिक सेटअप है उसको हमने आईने की तरह वहाँ पर रखा। तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान हुए कि भाई ये तो डिबेट को नया रूप देने में लग गए हैं ये। तो आरोप जो लोग लगा रहे हैं, आरोप तो देखिए सब पर लगता है। आरोप तो आज के दौर में मुक़्तदी इमाम पर लगा देता है, नमाज उसी के पीछे पढ़ता है। तो मैं आरोप जो है मुरीद पीर के ऊपर लगा देता है, लेकिन चलता उसी पर। यह आरोप को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। हम लोग का एक मकसद है बस अपना कि वो जो इश्यूज़ हमारे हैं वो टीवी चैनल पर भी उठने चाहिए, इसीलिए मैं जाता हूँ और उठाता भी हूँ। टीवी डिबेट विषय वस्तु पर क्यों नहीं होता? डिबेट शुरू होता और हिंदू मुस्लिम पर अटक जाता, इस पर आप क्या कहें? कई बार इस तरह की बातें हम लोगों के साथ भी हुई हैं कि डिबेट का इशू बताया गया कुछ भी, लेकिन शुरू होते ही घूम घाम कर। देखिए, इस मुल्क में एक दिन की कहानी नहीं है। आरोप लोग भाजपा पे लगाते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब तो लोग कहते हैं कि आप भाजपा का बचाव करते हैं। नहीं, ये जो आज माहौल है, इस माहौल को यहाँ तक लाने में तमाम पार्टियां जिम्मेदार हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब भाजपा अस्तित्व में नहीं थी, इसी बिहार की धरती पर कांग्रेस को खदेड़ कर लालू जी सत्ता पर आए थे, तब भाजपा अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन मुद्दा क्या बना? आडवाणी की गिरफ्तारी, मंदिर, मस्जिद। जब आपने कांग्रेस को चित किया था और सांप्रदायिकता के नाम पर भगाया था कांग्रेस को, बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जहाँ भागवत जहाँ आज़ाद, कंटिन्यू एक साल में 5-6 जो इनके मुख्यमंत्री थे सब कांग्रेसी थे और पूर्ण बहुमत की सरकार थी। एमएलसी में भी और एमएलए में, हर दोनों सदन में कांग्रेस ही कांग्रेस। और 1 मिनट में लालू जी ने सबको चित कर दिया, तो भाजपा कहाँ से आ गई बीच में? लेकिन लालू जी के सारे स्पीचेज आप सामने लाइए, भाजपा ही भाजपा मिलेगा। तो इन लोगों ने प्लान बना के ये काम किया, पटके कांग्रेस को ले आए भाजपा को। आज आप कहते हैं हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? आपने माहौल ऐसा बना दिया कि आप बच ही नहीं सकते इस बात से। मोदी जी का 8 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? समाजवादी पार्टियों की जो सरकार रही, उसके अतिरिक्त जो भी सरकार रही, उससे ये बेहतर सरकार है। यानी देवगौड़ा की सरकार को छोड़कर, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को छोड़कर, वीपी सिंह की सरकार को छोड़कर, चंद्रशेखर की सरकार को छोड़कर, समाजवादियों की सरकार को छोड़कर कांग्रेस से बेहतर है। कांग्रेस की सरकार में हर 15 से 20 दिन में एक बड़े दंगे भारत में होते थे और हर 3 महीने में एक नरसंहार होता था। आसाम में नल्ली में नरसंहार हुआ, जहाँ माने 10-20 हज़ार लोग मारे गए, लाखों लोग पलायन कर गए, लोग मिटा दिया। बस गोधरा रटरा। चलिए गोधरे पे मैं लोगों को बोल दूं, आपके दर्शक जानेंगे। गोधरा 2002 में कांड हुआ। राम भक्तों को कहा गया, आरोप लगाया कि साबरमती एक्सप्रेस के डब्बे जला दिए गए। 2002 और 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल रही, 1-2 साल नहीं, 4 से 14। साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वालों का नाम क्यों नहीं आया सामने? क्यों आपने छुपाया? मोदी जी का सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है? कौन सा काम? नहीं, मोदी जी का अच्छा काम मैं बताऊं नहीं बताऊं। कांग्रेस का सबसे अच्छा काम अगर पूछिएगा तो मोदी और अमित शाह को लाना, ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस चाहती तो ना अमित शाह पैदा होते, ना मोदी पैदा होते, ना कोई नेता पैदा होता, एक भी पैदा नहीं होता, सब जेल में होता। लेकिन कांग्रेस ने अपने सांसद को जलते हुए देख लिया, एहसान जाफरी को, उसको ना बचा पाया जो पार्टी। उस पार्टी के बारे में क्या बात करना आपको? एहसान जाफरी जलते रह गए, मरते रह गए, चिल्लाते रह गए, जकिया जाफरी भटकती रह गई। नीतीश कुमार विपक्ष एकता में जुटे हुए, इसको किस रूप में आप देखते हैं? मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी हरियाणा में इन लोगों ने बड़ा अच्छा मंच सजाया था, अच्छी भीड़ भी थी। अगर ये सारे लोग मिलजुल कर बैठ जाते हैं, विपक्षी एकता आज भी होती है, तो भाजपा कोई मुद्दा नहीं है। एक सवाल पत्रकार ने हमसे किया कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का साथ आपको लेना चाहिए, तो हमने कहा नहीं, कांग्रेस जब भाजपा से भी मजबूत थी, उसको हराने के लिए हमने भाजपा का कहाँ साथ लिया था? तब तो हमने ऐसे ही हरा दिया था।
तो वैसे ही भाजपा को हम बगैर कांग्रेस के भी हरा सकते हैं, और कांग्रेस रहे तो बी टीम के रूप में रहे, यानी मेरी बात मानो, चलाने की कोशिश ना करो। और नीतीश कुमार ने अगर कांग्रेस के बिछाए हुए ट्रैप में अगर नीतीश फंस गए तो फिर विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस को किनारे रखकर पहले आप, जैसे अभी इन्होंने किया हरियाणा में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मगर ओम प्रकाश चौटाला के मंच पर ये रहे, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यानी नीतीश कुमार जी सही रास्ते पर अभी चल रहे हैं। आखिरी सवाल, बिहार में महागठबंधन का क्या भविष्य आपको लगता है? ठीक है, भविष्य सही है, और अभी फ़िलहाल कोई इस पर चूचरा करने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी 2023 के एंड तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद फिर नई चर्चा शुरू होगी, आप लोग भी देखेंगे। और पूरी तरह से अभी तैयारी हो रही है कि इनको प्रधानमंत्री का चेहरा पहले कैसे बनाया जाए। 2-4 लोग हैं, भाई प्रशांत किशोर, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं ही बनाता हूँ, मैं ही गिराता हूँ। अब पता नहीं किस किस को बनाया, इन्होंने गिराया, बोलते ममता बनर्जी को मैं बना, अबे बनाया मैं हूँ। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं मैं बनाया हूँ। अगर हम वोट न देते, प्रशांत किशोर का पद यात्रा 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू होने जा रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर को फिर से हायर कर लिया है नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए, लेकिन पब्लिक समझ चुकी है वो नीतीश कुमार जी का पैसा था, प्रशांत किशोर ने कला दिखाया। अब भाजपा का पैसा होगा, प्रशांत किशोर कला दिखाएंगे। मैं कहता हूँ अगर उतना ही पैसा आम लोगों को, आप जैसे लोगों को दे दिया जाए, आप लोग भी कला दिखा देंगे। प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, ज़ीरो, पैसे का खेल है। लोग बोलते हो मैंने मैनेजिंग पावर है और जो चाहेगा वो कर देगा, कुछ नहीं करे। प्रशांत किशोर हमसे हाथ मिला लें और वो लगावें 10 करोड़, मैं लगाऊं 5 करोड़, 2 विधानसभा पे कर लें, वन हम दोनों में चित करके उनको भेज देंगे। वो चाहे भाजपा का पक्ष लेना, जिसका ले ला उसके अपोजिट मैं ले लेता हूँ। दिमाग का खेल नहीं, सब पैसे का खेल है। पैसा दिया गया था तब काम हुआ था, और हवा थी। बंगाल में ममता की हवा थी, ममता जीती। बिहार में महागठबंधन का जब प्रशांत किशोर मैनेजमेंट कर रहे थे 15 वाले में, 15 में महागठबंधन का हवा था भाई। 6 सीट पे एमआईएम का जमानत न बचा पाई, हवा ही तो थी। तो हवा के सहारे कोई भी उड़ सकता है। खिलाड़ी तो वो है जो हवा के विपरीत काम करके दिखाए, और हम लोगों ने हवा के विपरीत काम किया है, आगे भी करेंगे। 24 में अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया तो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा नीतीश कुमार के साथ रहे। हाल के दिनों में बेगूसराय में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जो 40 किलोमीटर तक गोली चलाते रहा और पुलिस देखते रही, और उसने 9 आदमी को घायल किया, जिसमें 1 आदमी मर भी चुके। ये घटना आपको भी मालूम होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना थी। पूरे भारत के तमाम चैनलों ने खूब ज़बरदस्त उस पर डिबेट करवाया, काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चले, और जब ज़्यादा कोई चीज़ चलने लगे चैनलों में, एक पहचान बताता हूँ, व्यूवर भी हमारे समझेंगे, जो न्यूज़ ज़्यादा चले समझ जाइए वो प्रायोजित है। ये एक चिन्ह बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो टीवी की दुनिया का आदमी हूँ, मुझे तजर्बा है ना। जो न्यूज़ ज़्यादा चले, ब्रेकिंग, टूटे फूटे, उलझे फुलझे, सुबह शाम दोपहर प्राइम टाइम, समझ जाइए प्रायोजित है। तो बेगूसराय का जो ये घटना आप बता रहे हैं प्रायोजित था, और मंत्री जी फरार, और तमाम भाजपा नेता का कोई बयान नहीं आ रहा, और टीवी पर चलना शुरू, जंगल राज पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सब आ गया उसी दिन, जितना पार्ट आना था। तो ये इन लोगों का प्रायोजित करते हैं। देखिए, अपराध का विरोध सब करता है, अपराधी का भी विरोध सब करता है, लेकिन इतने बड़े राज्य में कोई अगर चाहेगा छिटपुट घटना घटवा देना तो वो आसान है घट जाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज़ गुलाम सरवर साहब। इन्होंने बहुत सारी बात बताए। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।